गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक सिस्टम एंड या पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एसिटाइल कोलिन क्या है, कैसे बनता है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में एसिटाइल कोलिन बनता है एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन इन विच एटीपी, एसिटेट एंड कोएंजाइम ए दे रिएक्ट। एटीपी प्लस एसिटेट प्लस कोएंजाइम ए रिएक्ट करके बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम ए, एंड दिस एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम ए देन फर्दर गेट्स ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोलिन एंड कोएंजाइम ए। नाउ ये जो एसिटाइल कोलिन बना, ये अल्टीमेटली फिर जो न्यूरॉन है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और वहां पे स्टोरेज होने के बाद फिर ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज होता है जब जब नर्व स्टिमुलेशन होता है। तो अब यहाँ पे जब ये जैसे कोई नर्व स्टिमुलेशन आया, वहां से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद विद इन सेकेंड्स दिस एसिटाइल कोलिन इज देन मेटाबोलाइज्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज कौन करता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉलिन एस्ट्रेस। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस नाम का एक एंजाइम एंजाइम है जो कि इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है और कॉलिन को वापस से रिसाइकल करवा देता है। ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस के द्वारा, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस के द्वारा, इसी तरीके से ब्यूटाइल कोलिनेस्ट्रेस भी मेटाबॉलिज्म इसका करता है। अब यहाँ पे देखो, दो तीन चीजें हैं, एक दो दवाइयां हैं जो आपको यहाँ पे समझने की हैं कि इसका जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स, इट इज सीन दैट इट इज ब्लॉक्ड बाय टू सब्सटेंसेस, दैट इज, या अपन बोले एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय एक्टिंग एट दिस लेवल। सो दिस बोtulinum टॉक्सिन इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स। ऐसे ही एक और है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। ये क्या करता है? ये मैसिव रिलीज करवा देता है और मैसिव रिलीज एकदम से करा के पूरा डिप्लीट करवा देता है एसिटाइल कोलिन। सो दीज आर टू सब्सटेंसेस विच अफेक्ट एसिटाइल कोलिन एक्शन एट द रिलीज लेवल। इसी के साथ एक और ड्रग है वेसामिकोल, which actually inhibits the active transport of acetylcholine into the synaptic vesicles। मतलब एसिटाइलकोलिन को वेसिकल्स के अंदर स्टोर होने में ही प्रॉब्लम करा देती है वेसामिकोल। तो ये तीन मेडिसिन हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बोtulinum टॉक्सिन क्या होता है? ये एक क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum माइक्रोब है जिससे रिलीज होता है, एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है, और ये जैसे ही रिलीज होता है तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज इनहिबिट करता है तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर रहा है। सो दिस एक्चुअली कॉजेज अ फूड पॉइजनिंग, लेकिन दिस बोtulinum टॉक्सिन हैज बीन used in various spastic conditions। cerebral palsy है, then post paralytic spastic paralysis जो होता है, spasticity in the muscles, blepharospasm, and various other diseases in which spasticity comes। अब एक चीज है botulinum toxin, आप कहोगे मैम ये तो यूज होता है। सो दिस इज यूज्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी एज बोटॉक्स। So why is it used? Because injection of Botox is said to remove the facial wrinkles। जो facial wrinkles आ जाते हैं उसको ये remove करता है, and that is why Botox is used in a cosmetic manner and it is very widely used। However, जरा सा भी injection अगर गलत तरीके से लगा then it can result in lot of problems। It can result in edema, ptosis, paralysis of that particular part of the face, and can also result in that acetylcholine can also result in its side effects in other organs of the body। So botox injection is not something that should be done by everyone, and just it should not become run of the mill type of course। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर्स या कोलिनर्जिक सिस्टम रिसेप्टर्स। सो प्लीज स्टूडेंट्स लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड लर्न दिस, क्योंकि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑफ रिसेप्टर्स। देखो, रिसेप्टर्स समझोगे ना तो रिसेप्टर्स के ऊपर वाली एक्शन समझोगे, उस एक्शन से आप उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट समझ सकते हो। So please understand the receptors, their location, their actions very well। So cholinergic system has got muscarinic and nicotinic receptors। Muscarinic receptors are of three types: M1, M2, M3, and nicotinic receptors are of two types: NN and NM। Okay, तो muscarinic receptors जो होते हैं M1, M2, M3, these are G protein coupled receptors। G protein coupled receptors हमने
अपने रिसेप्टर के चैप्टर में पढ़े थे। अब M1 रिसेप्टर जो होता है ये यूजुअली ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये GIT में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स पे होता है। सो M1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है, नाउ M1 रिसेप्टर इज अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर विच इज अ GQ टाइप। तो GQ टाइप रिसेप्टर में कौन सा पाथवे होता है? IP3 DAG फॉस्फोकाइनेस A पाथवे, राइट। तो IP3 DAG फॉस्फोकाइनेस A पाथवे पे M1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हुआ तो ग्लैंड्स पे जो रिसेप्टर है वो करेगा इंक्रीज्ड सेक्रेशन, ठीक है। GIT में जो रिसेप्टर है वो करेगा इंक्रीज्ड मूवमेंट, and it is also said that it increases memory, it is useful in increasing the cognitive functions also. फिर है M2 रिसेप्टर। अच्छा, M1 रिसेप्टर, तो M1 रिसेप्टर में एगोनिस्ट क्या होता है? ऑक्सट्रेमोरिन। एंड एंटागोनिस्ट क्या है M1 रिसेप्टर का? दैट इज पैरेंजेपिन। फिर आता है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होके ये रिसेप्टर बेसिकली रिड्यूस करता है एक्शंस, क्योंकि ये जो M2 रिसेप्टर है ये एक्चुअली GI रिसेप्टर है। GI मतलब इनहिबिटरी रिसेप्टर। और इसमें क्या होता है कि देयर इज एन ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड रिड्यूस्ड साइक्लिक AMP। एज अ रिजल्ट M2 रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होगा देयर इज गोइंग टू बी रिडक्शन इन द एक्शन या डिप्रेशन या इनहिबिशन होगा। तो M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से हार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, हार्ट की हार्ट रेट कम होती है, ब्रैडिकार्डिया हो जाता है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड। एंड दिस M2 रिसेप्टर, इसका जो एगोनिस्ट है ये मेथाकोलिन होता है, एंटागोनिस्ट इसका है ट्रिप्टामिन। जो M3 रिसेप्टर है, नाउ दिस M3 रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन विसरल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, सो इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन देयर, जिससे कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। सो ब्रोंकस में कॉन्स्ट्रिक्शन से अस्थमा बढ़ेगा, इट कॉजेस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। देन इट इज प्रेजेंट ऑन ग्लैंड्स, so on glands then it causes secretion of the juices. Then it is present on iris pe it causes constriction of the pupil. Then present on ciliary muscles, they cause contraction of ciliary muscles. And endothelium में present होता है जहाँ पे it causes release of endothelium derived relaxing factor, that is nitrous oxide, and nitrous oxide causes relaxation by increasing the cyclic GMP. So cyclic GMP बढ़ा के वो it causes relaxation, vasodilatation of the smooth muscles, blood vessels. So this is M1, M2, M3. M3 receptor is also GQ receptor, so it also works through the IP3 DAG pathway, phosphokinase A. M3 रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट होता है वो होता है बेथेनेकॉल, और जो उसका एंटागोनिस्ट होता है वो होता है सोलिफिनासिन एंड डैरिफिनासिन। सो दिस इज अबाउट दी मस्करेनिक रिसेप्टर्स। आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में देर आर टू काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, NN एंड NM। अब जो NM रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट ऑन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली डीपोलराइजेशन कराता है एंड इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल। अब ये देखो NM और NN दोनों रिसेप्टर्स ना पेंटामेरिक आयन चैनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमने पढ़े थे ना आयन चैनल्स। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटामेरिक है, रोजेट शेप्ड स्ट्रक्चर, जो 5 पेटल्स की तरह से उसके वो दोनों 5 यूनिट्स अरेंज्ड होते हैं, बीच में उनके चैनल होती है। तो NM और NN दोनों पेंटामेरिक रोजेट स्ट्रक्चर हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं, एंड ये दे दोनों ही एक्टिवेशन करते हैं, दोनों ही डीपोलराइजेशन करते हैं। तो NM इज प्रेजेंट ऑन स्केलेटल मसल एंड प्लेट, और वहां से ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसका एगोनिस्ट होता है निकोटिन और इसका एंटागोनिस्ट है ट्यूबियोक्यूरारिन। ट्यूबियोक्यूरारिन इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्जरीज टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स। देन NN रिसेप्टर होता है गैंग्लियन पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन पे होता है, देन एड्रिनल मेडुला पे भी होता है। तो वहां पे ganglion पे it causes depolarization and increase in the activity. In fact it is seen that it causes increased sympathetic activity. Then it is present on adrenal medulla, and medulla पे भी ये acetyl कैटेकोलामीन रिलीज करवाता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है। So अगर acetylcholine acts on nicotinic receptors then it causes increase in blood pressure.
प्लीज रिमेंबर दिस, अगर एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे, जो कि M2 रिसेप्टर है जो हार्ट पे प्रेजेंट है, और जो M3 रिसेप्टर जो कि वेसल्स में प्रेजेंट EDRF वगैरह रिलीज कर रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कि वो वेजोडाइलेटेशन कर रहा है, हार्ट की एक्शन कम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही एसिटाइलकोलिन आपके NN रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो फिर वो एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन रिलीज कराएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और साथ के साथ गैंग्लियन को एक्टिवेट करेगा, उससे भी सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है और इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी निकोटिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन, या सपोज यू फर्स्ट गिव अ मस्करिनिक ब्लॉकर to a patient and then you administer acetylcholine in high doses, then what will be the effect of acetylcholine? तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि अगर आपने मस्करिनिक ब्लॉकर दे रखा है और फिर आप एसिटाइलकोलिन दे रहे हो और धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ा रहे हो, तो शुरू में तो मस्करिनिक एक्शंस नहीं आएंगी क्योंकि वो ब्लॉक्ड है, लेकिन जब हाई डोज एसिटाइलकोलिन हो जाएगी तो ये एसिटाइलकोलिन जाके और इट विल एक्ट ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर, और वहां जाके इट विल कॉज राइज इन ब्लड प्रेशर rather than a fall in blood pressure, right? So this is very important question that is usually asked in the exams also. अगर मैं cholinergic drugs के classification की बात करूं तो cholinergic drugs जिनको हम cholinomimetics बोलते हैं या parasympathomimetics बोलते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, कॉलिन एस्टर्स होते हैं और कॉलिन अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स में हमारे पास है मस्करिन, निकोटिन एंड पाइलोकार्पिन, एंड एस्टर्स में हमारे पास है एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, बेथेनाकॉल एंड कार्बेकॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉलिनोमाइमेटिक एस्टर्स या कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। इसमें देखो, अब एक बार मैं पहले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको कॉलिनर्जिक सिस्टम की बता देती हूँ। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हमने देखे, सबसे पहले जो इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर है। तो हार्ट के ऊपर बिकॉज M2 रिसेप्टर के ऊपर एक्शन करती है एसिटाइलकोलिन, सो इट कॉजेस ब्रैडिकार्डिया, इट कॉजेस रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, रिड्यूस्ड रेट ऑफ कंट्रैक्शन। तो हार्ट के ऊपर इसका एक स्लोइंग इफेक्ट है। ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट है इसका, अगेन fall in BP. It causes vasodilatation by acting on M2 receptor by reducing the cardiac output, and M3 receptor by causing release of NO or endothelium derived relaxing factor from the smooth muscles by M3 receptor. तो it causes fall in BP. स्मूथ मसल्स में देखा गया है कि ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। स्मूथ मसल्स में आपने देखा जो विसरल एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन करके अब ये अगर इंटेस्टाइनल मसल्स की बात करें तो डायरिया करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम यूरिन की और ब्लैडर की बात करें तो ये वहां पे बेसिकली स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडिंग ऑफ ब्लैडर को एक्चुअली फैसिलिटेट करते हैं। स्मूथ मसल्स पे इनकी जो एक्शन है वो है कॉन्ट्रैक्शन की। तो अब जैसे अगर अपन लंग्स की बात करें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वहां पे जो ब्रोंकियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड इसके कारण अस्थमा जैसी कंडीशन बनती है या अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। अगर हम बात करें GIT की तो वहां पे पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है, मूवमेंट बढ़ता है, एंड पेशेंट हैज डायरिया। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की तो वहां पे यूरेटर में पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है एंड डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, सो इट हेल्प्स इन वॉइडिंग ऑफ यूरिन। तो अगर किसी मरीज में यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो यूरिन रिटेंशन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन आती है ग्लैंड्स के ऊपर। तो ग्लैंड्स पे इट कॉजेस सिक्रीशन। तो जितने भी हमारे ट्रक्यूब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो इन सब में सिक्रीशन बढ़ेगा। सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद मोर सिक्रीशंस, उसके ट्रक्यूब्रोंकियल सिक्रीशंस ज़्यादा होंगे, स्वेटिंग होगी, और उसके गैस्ट्रिक एसिडिटी भी बढ़ी हुई होगी। सो एसिटाइलकोलिन हैज गॉट एन इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑन ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई में by contracting the ciliary muscles they actually cause constriction of the pupil. constriction of the pupil को बोलते हैं हम मायोसिस, ठीक है। जब प्यूपिल छोटी हो जाती है, प्यूपिल छोटी डायमीटर हो जाएगी तो उसको बोलते हैं हम मायोसिस, ठीक है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये दिस ड्रग पाइलोकार्पिन है इसका कंजीनर, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्लोकोमा, क्योंकि ग्लोकोमा में ये देखा गया है कि ये एक्चुअली कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल कराते हैं, एंड जो फ्लो का जो एंगल है वो खाली होता है, एंड वहां से देन द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर बिकम्स बेटर,
जो ट्रबैक्यूले है वहाँ से एक्वस ह्यूमर का फ्लो बेटर हो जाता है, एंड दिस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर टेंशन, एंड दिस इज यूजफुल इन नैरो एंगल ग्लोकोमा. सो ग्लोकोमा में कोलिनर्जिक एजेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उसके बाद इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन गैंग्लियन पे हमने देखा. इट कॉजेज स्टिमुलेशन एंड कॉजेज टैकिकार्डिया, इंक्रीज इन बीपी एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक ड्राइव. स्केलेटल मसल्स पे इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय ट्विचिंग. सीएनएस में इट कॉजेज स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन. तो ये इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स की. यूजेस क्या होते हैं? अब कॉलिन एस्टर्स के यूजेस देखो. एसिटाइल कॉलिन और ये मेथाकॉलिन और ये कार्बेकॉल, ये सब बहुत शॉर्ट लास्टिंग इनकी लाइफ है. बहुत ही कम समय के लिए ये रहते हैं और बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. लेकिन बेथेनाकॉल इज द ओनली कॉलिन एस्टर विच इज फाउंड टू हैव सम यूज. तो दिस बेथेनाकॉल इज एक्चुअली यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव or postpartum non-obstructive urinary retention. It is used in that, and also neurogenic bladder. जिस कंडीशन में यूरिन पास नहीं हो रही है पेशेंट की, तो वहां पे बेथेनाकॉल को दिया जाता है, एंड बेथेनाकॉल को देने से यूरिन पास हो जाती है and the problem is relieved. So this drug is used in post-operative paralytic urinary bladder or in neurogenic bladder. Rarely it is used in post-operative paralytic ileus, क्योंकि यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस बिकम्स नॉर्मल आफ्टर 24 to 48 आवर्स, तो वहाँ पे देना इतना कोई ज़रूरी होता भी नहीं है. सो दिस इज द ओनली एस्टर विच इज गॉट अ क्लिनिकल यूज. बात करते हैं कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड्स. तो एल्कलॉइड्स में हमने 3 एल्कलॉइड पढ़े थे. देयर वाज पाइलोकार्पिन, मस्करिन एंड एरेकोलिन. एरेकोलिन जो है बीटल नट में पाया जाता है. इट हैज़ गॉट बोथ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक एक्शन, एंड एरेकोलिन डजंट हैव एनी clinically applicable action as such. Muscarin जो है, muscarin is found in mushroom poisoning, and mushroom poisoning में जब भी कोई poisonous mushrooms खाते हैं तो उसमें फिर जो alkaloid release होता है, that is muscarin, and it causes again cholinergic symptoms. It is seen that some early mushroom poisoning में hallucinogenic effects भी produce होते हैं, और इसमें एट्रोपिन इफेक्टिव नहीं होती है. लेट मशरूम पॉइजनिंग होती है जिसमें कि आफ्टर कंजम्पशन ऑफ मशरूम्स काफ़ी दिनों बाद फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द डैमेज डन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स. अब जो लास्ट अल्कलॉइड है, दैट इज पाइलोकार्पिन. पाइलोकार्पिन हैज गॉट क्लिनिकल एप्लीकेशन. पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लॉकोमा. It is used because it reduces the intraocular tension. So 0.5 to 4% eye drops are used in intraocular glaucoma. However, it is the third choice drug in treatment of glaucoma. उसके अलावा पाइलोकार्पिन, because it is a myotic, तो मायोसिस करता है, तो इसलिए कई बार इसको आई ड्रॉप्स को रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में जब मिड्रियाटिक देते हैं उसके बाद इसको दिया जाता है, ताकि जो पीपल्स हैं वो नॉर्मल बिल्कुल तुरंत आ जाए. अदरवाइज इट टेक्स टाइम फॉर मिड्रियासिस टू गो डाउन, एंड तब तक पेशेंट को फोटोफोबिया परेशानी होती है. दूसरा, इट इज ऑल्सो गिवन एज एन ऑल्टरनेटिंग थेरेपी विद मिड्रियाटिक्स टू प्रिवेंट एडहेशंस ऑफ आयरस विद द कॉर्निया, सो दैट जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, आयरेटिस है, आयरिडोसाइक्लाइटिस है, तो उसमें क्या है, एडिशंस बनने के चांसेस होते हैं, एंड एडिशंस एक बार बन जाते हैं तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम. So midriatic is combined with a myotic so that adhesions don't form. There's an alternating movement रहेगा, तो कभी भी वहाँ पे adhesions, fibrous adhesions नहीं बनेंगे. तो ये तो बात रही थी हमारी कॉलिन एस्टर्स की और कॉलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड्स की. अब बात करते हैं, एक न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स भी इसमें आता है. इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस एसिटाइलकोलिन? दैट इज कॉलिन एस्ट्रेस. तो कॉलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करने वाली दवाइयां हैं जिसका नाम होता है एंटी कॉलिन एस्ट्रेस. सो एंटी कॉलिन एस्ट्रेस ड्रग्स या कॉलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी स्टडीड, क्योंकि उनके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस बहुत होते हैं. फार्माकोलॉजिकली भी यूज होती हैं और पॉइजनिंग भी इनकी बहुत होती है. दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. कार्बामेट्स होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज, एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बिकॉज इनकी पॉइजनिंग होती है, क्योंकि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं. तो जो फार्मर्स होते हैं जब वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो ये पेस्टिसाइड कई बार उनके एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में.
या फिर उनसे टच होके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है कई बार। सो दिस इज एक्सीडेंटल। कई बार सुसाइडल भी पॉइजनिंग के केसेस आते हैं इमरजेंसी में, जहाँ पे किसी बच्चे ने या किसी पर्सन ने उस पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लिया है। सो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की जो पॉइजनिंग है, तो इसके ट्रीटमेंट को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द ट्रीटमेंट ऑफ ओपीसी पॉइजनिंग। इट कम्स एज अ शॉर्ट नोट ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली ऑल्सो। तो ये जो कॉलिन एस्ट्रेसेस हैं, ये बेसिकली इसमें कार्बोमेट्स आते हैं, इसमें फॉस्फेट्स आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब देखो, इसमें क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इसमें रिवर्सिबल है एंड नॉट रिवर्सिबल, नॉन इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वाले यूजुअली कार्बोमेट्स होते हैं एंड इरिवर्सिबल वाले यूजुअली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। जो एसिटाइलेटेड एंजाइम होता है वो देखा गया है कि वो वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करके और बहुत जल्दी उसकी एस्टेरेटिक साइट फ्री हो जाती है। लेकिन उसी जगह पे कार्बोमेटेड, अगर कार्बोमाइलेटेड एंजाइम हो जाता है तो वो वाटर के साथ बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं करता है और उसकी एस्टेरेटिक साइट फ्री नहीं होती है। एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम अगर हो गया तो वो तो फिर कभी भी आप समझो कि हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो जो फॉस्फेट्स होते हैं, क्योंकि वो उस एंजाइम के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं कि वो टूटता ही नहीं है। और ये देखा गया है कि कुछ समय के बाद, जैसे जैसे समय बीतता है, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है तो वो कई बार उस एंजाइम के साथ एजिंग कर लेता है, मतलब उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर उसका इफेक्ट खत्म ही नहीं होता है। सो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इसी कारण से होते हैं। कार्बामेट्स जो है रिवर्सिबल होते हैं एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है इरिवर्सिबल होते हैं। एंड पॉइजनिंग जो है हमेशा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कराते हैं। अब जो कार्बामेट्स हैं उनके नाम हम देखेंगे तो ये हैं फिजोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पैराडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन। फिर नॉन कार्बामेट्स में हमारे पास आते हैं एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामीन। और अगर हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो नाम है वो है कार्बारिल, प्रोपोक्सर, इकोथायोफेट, मेलाथियन, डाइजिनॉन, टैबुन, सरिन, सोमन। दीज आर ऑल नर्व गैसेस या इंसेक्टिसाइड्स। तो आप देखोगे कि जो कार्बामेट्स हैं, जो ये अपना फिजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, पैराडोस्टिग्मिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामीन, एड्रोफोनियम, ये सब दवाइयों के रूप में यूज होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, डाइजिनॉन, मेलाथियन, इकोथायोफेट, टबुन, सरिन, सोमन, ये सब इंसेक्टिसाइड्स हैं या नर्व गैसेस। अपन यूजेस की बात पर आते हैं तो यूजेस जो हैं कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स के, एंटी कोलिनेस्ट्रेस के, ऑलमोस्ट सेम एज कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोकोमा की। तो ग्लोकोमा में चूंकि कोलिनर्जिक एजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, आर दे कॉज मायोसिस, दे open the angle, so they are very very commonly used in open angle glaucoma. They reduce the intraocular tension. Then meiosis करने के लिए उनका यूज होता है, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में यूज होता है, एंड iridis, iridocyclitis में they are used in alteration with the mydriatic to prevent adhesion formation. उसके बाद इनका फिर यूज है, एक डिसीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको हम सेपरेटली भी एक अलग से छोटा सा सेशन लेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस में बेसिकली क्या हो जाता है कि देर इज अ एंटीबॉडीज, दिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जो मसल एंड प्लेट पे जो रिसेप्टर्स हैं, दैट इज एनएम रिसेप्टर्स, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। एज अ रिजल्ट एसिटाइल कोलिन जब भी उस रिसेप्टर पे अटैच करता है तो वो उतना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, एंड धीरे धीरे देर इज मस्कुलर वीकनेस, फटीक। सो इस केस में नियोस्टिग्मीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नियोस्टिग्मीन इज गिवन टू द पेशेंट एंड समटाइम्स दे हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग ऑल्सो. We'll take myasthenia gravis as a separate topic because it usually comes as a short note also. ठीक है, नेक्स्ट इसके यूज हम पढ़ेंगे अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद, देन इट इज यूज्ड इन पॉइजनिंग्स। पॉइजनिंग्स कौन सी? कोबरा बाइट पॉइजनिंग, बेलेडोना पॉइजनिंग। बेलेडोना इज एक्चुअली एट्रोपा बेलेडोना, धतूरा। ठीक है, तो उसके अंदर एट्रोपिन जैसी फीचर्स हैं। तो एट्रोपिन चूंकि एक एंटागोनिस्ट है एसिटाइल कोलिन का, तो वहां पे इसलिए हम बेलेडोना पॉइजनिंग में वी गिव फाइजोस्टिग्मीन, तो इट विल रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। कोबरा बाइट में क्यूरार लाइक इफेक्ट्स जो होते हैं उसके टॉक्सिन के, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे भी फाइजोस्टिग्मीन देते हैं।
पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरराइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ट्यूबोक्युरेरिन दी गई है तो उस ट्यूबोक्युरेरिन को फिर हमें रिवर्स करना है, और उस रिवर्सल ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, रिवर्सल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ पे नियोस्टिग्मिन देते हैं। सो नियोस्टिग्मिन इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स आफ्टर ऑपरेशन टू रिवर्स द क्यूरराइजेशन। देन उसके बाद अल्जाइमर्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ cholinesterase inhibitors is Alzheimer's disease. Basically, Alzheimer's is characterized by dementia, loss of memory, and then there are pathological changes in the brain like amyloid plaques and amyloid streaks are deposited. धीरे धीरे करके उसका पेशेंट का डिमेंशिया तो होता ही है, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव फंक्शंस आल्सो गेट इम्पेयर्ड एंड द पेशेंट अल्टीमेटली रिक्वायर्स care of either institutional care is required or daycare at home caregiver is required. So इस Alzheimer's में भी donepezil, galantamine, rivastigmine drugs are given because they are said to increase the cholinergic activity in the brain, and by increasing the cholinergic activity they are said to increase the cognitive function of the brain. So Alzheimer's में they are given. पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में तो जैसे बेथेनोकॉल दिया जाता है वैसे ही इन ड्रग्स को भी दिया जा सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं पॉइजनिंग की। तो एसिटाइल एंटीकोलिनेस्टरेज पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूजुअली पेशेंट कम्स ईदर सुसाइडल और एक्सीडेंटल। तो ओपीसी पॉइजनिंग में अब बताओ, पेशेंट आएगा यूजुअली अनकॉन्शियस सा आता है, तो उसके साथ जो लोग आते हैं आपको हिस्ट्री एलिसिट करवानी है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो दे विल से कि अच्छा ये खेतों में पेस्टिसाइड छिड़क रहा था तो इसलिए एकदम से फिर ये हो गया, या फिर यू विल गेट द स्मेल ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम द पर्सन ऑल्सो। इसके फीचर्स क्या होते हैं, देखो, चूंकि एसिटाइलकोलिन, सोचो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ग्लैंड्स में सिक्रेशन करता है, तो उसके सारे ट्रक्यूब्रोंकियल सिक्रेशंस होंगे, लैक्राइमेशन होगा, उसके स्वेटिंग हो रखी होगी। तो ऑल दीज फीचर्स यू विल फाइंड सिक्रेशन वाले। बीपी क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी, बीपी कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है बीपी कम करता है और हार्ट रेट भी कम करता है। स्केलेटल मसल्स पे इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय ट्विचिंग फैसिकुलेशंस, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स में ट्विचिंग आपको फैसिकुलेशंस मिलेंगे। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करेगा, ये इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन करेगा, एंड पेशेंट की डेथ यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होती है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को जो उसके क्लोथ्स हैं, जो टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू द पॉइजन हैज टू बी डन। सो फॉर दैट जो क्लोथ्स हैं जिनमें पेस्टिसाइड लगा हुआ है वो क्लोथ्स आपको हटाने होंगे। पेशेंट को एक बार आप पूरा कंप्लीटली वॉश कर दो, उसके ऊपर पानी पूरा आप नल से जो आपका केमिकल डिसइंफेक्शन एरिया है वहां पे ले जाके कंप्लीटली डिसइंफेक्ट द पेशेंट बाय पोरिंग वाटर एंड सोप ऑन हिम। देन सब सेकेंड थिंग, मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये तीन चीजें होती हैं ABC। सो एयरवे मेंटेन करो, ब्रीदिंग मेंटेन करो, सर्कुलेशन मेंटेन करो। उसके बाद हमारे पास लकीली वी हैव एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग विच इज एट्रोपिन। तो एट्रोपिन यहाँ पे 2 मिलीग्राम इंट्रावीनसली इज रिपीटेड एवरी 2 मिनट्स टिल ड्राई माउथ ऑकर। ड्राई माउथ हो जाए या एट्रोपिनाइजेशन के साइंस आ जाए तो एट्रोपिन हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड 2 मिलीग्राम IV एवरी 10 मिनट्स। दूसरा यहाँ पे एंटीडोट होते हैं हमारे पास ऑक्साइम्स विच आर कॉलिनेस्ट्रेस रीएक्टिवेटर्स। ठीक है, कॉलिनेस्ट्रेस इनिबिटर है ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसके कारण की पॉइजनिंग हुई है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड देने की कोशिश करेंगे जो कॉलिनेस्ट्रेस को एक्टिवेट करेगा। तो इसमें वी हैव अ ड्रग विच इज कॉल्ड एज प्रेलिडॉक्सिम। अब यहाँ पे देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेलिडॉक्सिम कार्बामेट पॉइजनिंग्स में इफेक्टिव नहीं होती है, सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग्स में इफेक्टिव होती है। सो डोंट गिव प्रेलिडॉक्सिम इन अ कार्बामेट पॉइजनिंग। Pralidoxim is injected intravenously slowly in a dose of 1 to 2 grams। तो इसमें अब ऑक्साइम्स का जो रोल है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में बहुत ज़्यादा क्लियर या बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं कहा गया है। इट इज़ ओनली एडजंक्टिव टू एट्रोपिन। तो एट्रोपिन इज द मेन स्टे थेरेपी इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और बाकी फिर प्रेलिडॉक्सिम अगर आपके पास है तो आप उसे जरूर यूज करिए। लास्ट इसमें आता है निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में अपने पास दो ही ड्रग्स हैं, निकोटिन एंड वेरेनिक्लाइन। निकोटिन का मेन यूसेज जो होता है ये टोबैको सिजेशन, स्मोकिंग सिजेशन में ये होता है। टोबैको विड्रॉल, स्मोकिंग सिजेशन के मरीजों में जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं
उन मरीजों में निकोटिन के पैचेस दिए जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस दिए जाते हैं, निकोटिन की च्युइंगम्स भी होती हैं। सो दीज गम्स आर ऑल्सो गिवन। तो ये देखा गया निकोटिन का एज सच बहुत कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक रिवॉर्ड होता है जो कि अल्फा 4 बीटा 2 टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन को मिलता है, एंड इसीलिए एक एडिक्शन होता है निकोटिन के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकिंग सेजेशन में देखो, सबसे पहले तो निकोटिन के ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं। ये ट्रांसडर्मल पैचेस जो है लगाए जाते हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा निकोटिन ब्लड में रिलीज होता है, लेकिन निकोटिन विड्रॉल वाले पेशेंट्स को मतलब स्मोकिंग का इल इफेक्ट्स तो खत्म हो गए, लेकिन जो पेशेंट्स को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि जो उनको ब्लड में निकोटिन के लेवल की आदत है वो ये पैचेस कई बार अचीव नहीं कर पाते हैं। सो एज द रिजल्ट दे हैव टू, मतलब दे इनएडवर्टेंटली दे गो बैक टू स्मोकिंग सिगरेट्स। तो इसलिए फिर उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाला गया, दैट इज निकोटिन च्युइंगम्स। तो ये जो निकोटिन च्युइंगम्स होती हैं, दे आर ऑल्टरनेटिव टू द ट्रांसडर्मल पैचेस एंड दे आर 1 to 4 मिलीग्राम च्युइंगम्स। देन इन च्युइंगम्स को देने का बेसिकली एक तरीका होता है कि दिन में 15 च्युइंगम से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है। एक च्युइंगम को 30 मिनट तक कम से कम यूज़ करना है, एंड पहले 4 ग्राम की च्युइंगम लो, फिर उसके 2 हफ्ते बाद 2 ग्राम की, उसके 2 हफ्ते बाद 1 ग्राम की। तो धीरे 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 करके बॉडी को इस तरीके से आदत डालनी है कि लोअर लोअर निकोटिन लेवल्स पे भी विड्रॉल नहीं, धीरे धीरे विड्रॉल इसमें निकोटिन से हो जाए। तो निकोटिन ट्रीटमेंट, स्मोकिंग सेसेशन का जो ट्रीटमेंट है उसके दो गोल्स हैं। एक तो निकोटिन का, एक तो टू सप्रेस द फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स एंड टू सप्रेस द क्रेविंग फॉर निकोटिन। तो जो च्युइंगम्स है इससे क्रेविंग भी खत्म हो जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स भी धीरे धीरे खत्म होते हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास वेरेनिक्लाइन, ये है अल्फा 4 बीटा 2 सब टाइप जो है निकोटीन रिसेप्टर्स का, उसकी पार्शियल एगोनिस्ट है, एंड दिस हैज बीन मार्केटेड एज ओरल टैबलेट इन मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो, इन इंडिया ऑल्सो। चूंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है इसलिए थोड़ा सा निकोटिन जैसा इफेक्ट लाती है उस रिसेप्टर्स पे अटैच होके, एंड इट गिव्स अ रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ हाई काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इसलिए इसको इसको इट वॉज फाउंड आउट टू बी वेरी इफेक्टिव। लेकिन यूटिलिटी ऑफ वेरेनिक्लाइन इज कंप्रोमाइज्ड बाय द साइड इफेक्ट्स, जिसमें इसका साइड इफेक्ट है मूड चेंजेस। सो मूड चेंजेस करता है, स्लीप डिसऑर्डर्स करता है, रैशनल बिहेवियर करता है, इसलिए वेरेनिक्लाइन इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इनफैक्ट इट वॉज गिवन अ वार्निंग दैट इट कैन इवन प्रेसिपिटेट सुसाइडल थॉट्स। तो वेरेनिक्लाइन को बैन कर दिया गया है और अभी ट्रीटमेंट के लिए निकोटिन च्युइंगम्स आर द बेस्ट ड्रग्स।